नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इतना कुछ होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने के भी बाद विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है, उसको बाधित कर रहा है ताकि सरकार जो महत्वपूर्ण बिल पेश करना चाहती है, उसमें या तो इतना डिले हो जाए कि उनको पारित ना करा सके या फिर जैसे अफरा-तफरी में होता है कि बिना पर्याप्त डिस्कशन के उनको पारित कराने की कोशिश की जाए, उसके लिए सरकार को एक तरीके से मजबूर कर दिया जाए और उसके बाद फिर वितंडा खड़ा किया जाए कि किस तरीके से बिल पारित किए जा रहे हैं। इधर चूंकि देश भर में धर-पकड़ चल रही है उपद्रवियों की, जिन्होंने पुलिस पर अटैक किए हैं और जिनकी शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है। तो उनका ये भी पता चल गया है कि वो कहाँ-कहाँ के रहने वाले हैं। अब पुलिस जा रही है, उनको दबोच रही है। तो इन लोगों के पेट में अब फिर से दर्द उठने शुरू हुए हैं। इन्होंने कहा है कि अगर छात्रों की गिरफ्तारी बंद नहीं हुई, पश्चिम बंगाल में भी हुए हैं, बिहार में भी हुए हैं, तो फिर हम फिर से आंदोलन छेड़ देंगे। कपिल सिब्बल, अ, आशुतोष राका और इनका जो दास है ये, दोनों प्रवक्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनकी भाषा में अगर कहूँ तो जो फेक मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको हम चैलेंज करेंगे, उनको हम देखेंगे। उधर नई दिल्ली में होड़ छिड़ी हुई है, राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं। उन पोस्टर में थैंक्स बोला गया है राहुल गांधी को कि आपने बहुत बड़ी कामयाबी छात्रों को दिलवा दी है। 2-3 बिंदु और हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट, तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। वीरेंद्र जी, जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, क्या सूरत-ए-हाल है? वैसे तो मैं कुछ वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर। ये सौरव दास बहुत सारी लड़कियों के साथ जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, केक काट रहे हैं और जब इस पर सवाल खड़े हुए, तो इन्होंने कहा कि जैन जी का तो विक्ट्री मनाने का यही तरीका है। गंभीरता नाम की चीज़ नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर उन लोगों की भी धरपकड़ शुरू हुई है, जिन्होंने गाली-गलौच वाले वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा भी कुछ सूचनाएँ हैं मेरे पास, उनको ऑन एयर तो मैं नहीं ही जारी करूँगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में, 20-22 दिनों में ही, बल्कि उससे भी पहले हम देखेंगे कि बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, इन रीलबाज़ों के खिलाफ भी और ये जो गलत तरीके से वीडियो वायरल करके पैसा कमा रहे हैं विदेशों से डॉलर्स में, इनके खिलाफ भी। जी। देखिए, ये लोग पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन ये लोग अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की आर्ट है, राजनीतिक संवाद कैसे किया जाए, इस कला में ये लोग बड़े सिद्धहस्त हैं, एक्सपर्ट हैं, ताकि इनकी बात अधिकतम लोगों तक पहुँचे। तो वो ये काम कर रहे हैं और ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेन ज़ी नाम की एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए, जो समाज के की जो मान्यताएँ हैं, जो मूल्य हैं और जिन समाज के मूल्यों को, मान्यताओं को, अनुशासन को हम सभी लोग स्वतः उसका पालन करते हैं, हम उससे अलग पहचाने जाएँ। और जो हमारी अराजकता है, उसको भी एक नॉर्मल व्यवहार मान लिया जाए, समान व्यवहार मान लिया जाए। और सामाजिक जो मूल्य है, उसका एक समान हिस्सा मान लिया जाए। ये इन्होंने हर जगह किया है पूरे विश्व में, जहाँ-जहाँ ये गए हैं। और अब जो है वो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो कौन क्या बोल रहा है, तो ये जितना सोशल मीडिया का
जितना दुरुपयोग कर सकते थे वो इन्होंने किया है। और अब जो है बात जो आती है इस मुकदमों की, तो अब तक पुलिस ने जो ये अपने सीसीटीवी कैमरा से जितने लोग आइडेंटिफाई किए थे, लगभग 1100 लोग से अधिक ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे पेंडिंग है, लंबित हैं। उसमें 80 करीब ऐसे लोग हैं जो रेप के आरोपी हैं। अब आप बताइए, क्या ये सब छात्र हैं? और दूसरी बात, अगर एक बार एफआईआर अगर पुलिस थाने में रजिस्टर हो गई, तो वो एफआईआर को विथड्रॉ करना या क्वाश करना, कैंसल करना, वो फिर पुलिस के हाथ का काम नहीं रह जाता है। वो मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट की सहमति के बाद ही कोई एफआईआर विथड्रॉ होती है या कोई मुकदमा जो है कैंसल होता है। तो अब जब ये सारे मामले कोर्ट में जाएँगे और जब ये माँग करेंगे कि साहब आपने वादा किया था कि हमारे खिलाफ सारे मुकदमे वापस होंगे, तो मामले कोर्ट में पेश होंगे ना। तो और कोर्ट की अनुमति के बाद ही मुकदमे वापस होते हैं। ये केवल ये पुलिस के हाथ में केवल मामले को दर्ज करना होता है और मनमाने तरीके से जब चाहे विथड्रॉ कर लिया, ये पुलिस के हाथ में नहीं होता है। ये सामान्य कानून सभी की जानकारी में है और होगा, होना चाहिए। तो जब ये सब मामला आएगा और आप जैसा आपने कहा कि आने वाले दिनों में आप करेंगे, तो दिल्ली पुलिस भी जो है आने वाले 48 घंटों में, 72 घंटों में ये सारा खुलासा रखेगी कि इतने हजार लोगों का डाटा उसने इकट्ठा किया और इसमें 2 तिहाई से अधिक लोग जो है अपराधी निकले। तो क्या इनको छात्र होने के नाते क्या क्या ये किसी जो है नरम दिल होने के या सरकार की दया के हकदार हैं? बिल्कुल नहीं है। जब आपने है एक सामाजिक मूवमेंट था, हालाँकि वो एक मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन था, जो विदेशी पैसे पर, विदेश के इशारे पर जो जो द्वीप के बोस्टन अमेरिका से आया था, वो ये सब उसके लीडरशिप में हो रहा था और जो इतने लोग इकट्ठा हो गए, ये सब पैसे के बल पर इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली एनसीआर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंपनीज़ हैं, 4 कंपनी ऐसी पकड़ी गई हैं, जो जिनको मोटा पैसा दिया गया था और उन्होंने भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों की भीड़ की व्यवस्था कराई है। उन सब के ऊपर भी मुकदमा होगा। तो ये जो आंदोलन हुआ है, इससे सरकार को सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा, जो जो बात पकड़ में आई है कि इतने बड़े असामाजिक तत्वों का भीड़ दिल्ली में पल रही थी और ये लोग जो है लगातार साजिशों में लिप्त थे। अब कम से कम एक फर्जी आंदोलन हुआ, तो ये सारे साजिशकर्ता, ये सारे कॉकरोच अपने बिल से निकल के बाहर तो आ गए ना। तो अब जो है अब ये केवल धमकी दे सकते हैं, अब इनकी आंदोलन करने की क्षमता नहीं रह गई है और अब ये आंदोलन करना तो छोड़िए, अब ये सारी ऊर्जा इनकी अपने बचाव में लगेगी। ये अपने को कैसे डिफेंड करेंगे और इसीलिए वो एक इनका नेता जो है आज कपिल सिब्बल के बगल में बैठा हुआ था। आपने देखा होगा वो वाला वीडियो। तो अभी कपिल सिब्बल की राह की शरण में अगर पहुँच गए हैं, तो इससे आप समझ लीजिए कि जितने भी राष्ट्र विरोधी काम होते हैं, हिंदुओं विरोधी काम होते हैं, उन सबका वकील कपिल सिब्बल ही बनता है। तो ये बात अब सामने आ गई है, तो ये लोग और सरकार से जो इनका समझौता था, वो ये था कि छात्रों के खिलाफ मुकदमे वापस होंगे। अब ये जो 1100 लोग दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके ऊपर रेप के मुकदमे क्या है, छात्र हैं। और जहाँ-जहाँ दिल्ली पुलिस ने रेड किया है, जितने लोगों को पकड़ा है, उनसे केवल यही प्रमाण पत्र माँगा है, आप बताइए आप कौन से कॉलेज के छात्र हैं? और उसमें कोई 30 साल का है, कोई उसमें 35 साल का है, कोई 40 साल का है। अब 40 साल में कोई छात्र होता है? बताइए। तो अब जो है ये पूरी साजिश खुल जाएगी और आप देखिएगा और आज तो खबर ये भी आई है कि जो ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये कह रही है कि हम आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। तो जब आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा, तब क्या ये समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी क्या इनके साथ खड़े होंगे? कांग्रेस ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके चुनाव की कैंपेन का आधार ही यही था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, उसको वो समाप्त करना चाहती है। तो किस मुँह से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस मूवमेंट के लोगों के साथ खड़े होंगे? तो अब तो ये जो है बहुत मजेदार मोड़ पे आंदोलन आ गया है और सरकार ने एक बात ये साफ दिखा दी है
कि उन्होंने सरकार ने लीडरशिप ने बहुत ही शांत भाव से सारे प्रकरण के ऊपर विचार किया और जहाँ तक हो सके समाज के सभी वर्गों में कहीं पे शिकायत, गुस्सा असंतोष का भाव ना हो, सरकार ने उनकी मांगे मान ली और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब इनकी बारी है, जो इनको पीछे से आंदोलन को हवा दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। वो जो जुनैद भाई हैं, जो कल रो रहे थे कि ज़ेन ज़ी की पार्टी में मुझको बुलाया नहीं गया और जीत के मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है और इन्होंने जो है 10 लाख 12 लाख रुपए रोज़ खर्च किए और वहाँ पे जो है 1 महीने से अधिक से इन्होंने वहाँ पे लोगों को सुबह नाश्ता दिया, भोजन दिया। तो अब इनसे यूपी पुलिस पूछ रही है ना कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? और ये बहुत ही ठोस सवाल है। आप एक राष्ट्र विरोधी आंदोलन जो भारत में, समाज में, दिल्ली में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, हिंसा पैदा करने के लिए आंदोलन हो रहा था। उस आंदोलन के लिए इतनी बड़ी धनराशि में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा कहाँ से आ रहा था? और जैसे ही ये एस्टेब्लिश होगा पैसा कहाँ से आ रहा था, सारा जो है इस आंदोलन की पोल खुल जाएगी। और सरकार ने दिसंबर 19 में जो सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था शाहीन बाग में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ और 21 में जो लगभग 10 महीने आंदोलन चला था किसानों का दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, सरकार ने ये दोनों आंदोलन विदेश से प्रायोजित थे, पैसा मिल रहा था, ये सब जॉर्ज सोरोस के आंदोलन थे, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इनको फंड किया था। अब तो सरकार ने बहुत धैर्य से इनको झेला इन दोनों आंदोलनों में। लेकिन अब तीसरा आंदोलन आते-आते एक जो है एक बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। सरकार ने शांतिपूर्ण इनकी सारी बातें मानी हैं। आप देखिएगा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये लोग भागते नज़र आएँगे और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। बम्बई में इन लोगों ने जो है जुलूस निकाला, ये आपके कॉकरोच पार्टी वालों ने और ये लोग औरंगज़ेब की बड़ी ऊँची फ़ोटो लिए हुए थे। अब आप मराठों के शहर में औरंगज़ेब का गुणगान करेंगे, तो कोई इसे बर्दाश्त कर लेगा? तो ये सब जो है और ये लोग केवल समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग समाज में नई फॉल्ट लाइन क्रिएट करना चाहते हैं। जो एक्सिस्टिंग फॉल्ट लाइन है उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ताकि तनाव हो, हिंसा हो, मुकदमेबाजी हो, आग लगे और उसके बाद ये दुनिया में सरकार को बदनाम कर सकें कि नरेंद्र मोदी के राज में लोकतंत्र खतरे में है। युवाओं को दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों का दमन किया जा रहा है, असंतोष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्ब किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है भारत में। तो ये सारा आंदोलन केवल इसीलिए हो रहा है कि भारत सरकार को विश्व के पटल पर बदनाम करने के लिए एक आरोप पत्र तैयार किया जा सके। ये आरोप पत्र बनाने का आंदोलन था। तो आप जी। देखिएगा विदिन नेक्स्ट 3-4 डेज़ ये सारी कहानी सामने आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है सभी दर्शकों से। आज दोपहर बाद मैंने कर्नल आरएसएन सिंह से बातचीत करने के बाद एक वीडियो अपलोड किया है ओमकार चौधरी शो पर। उसकी लेंथ ज़रूर थोड़ी-सी ज़्यादा है, 1 घंटा 7 मिनट है। लेकिन आरएसएन सिंह ने जो तथ्य रखे हैं अब देश के सामने, मेरे चैनल पर आकर के, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उनको एक बार देखें, सुनें और ओमकार चौधरी शो का वो लिंक मैं आपके कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। एक बार ना देख सकें, किस्तों में देखिए, लेकिन उन्होंने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने जो खतरे बताए हैं, वो हर एक तक पहुँचना ज़रूरी है और इस वीडियो को अपने मित्रों को और ग्रुप्स में शेयर भी करिए और अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं शेयर कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप उस पर जा सकते हैं। तो भट्ट साहब, क्या कहा है सौरव दास ने अपने बयान में? हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वे हमें दिए गए आश्वासन का सम्मान करें। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और देश में कहीं भी किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। पश्चिम बिहार, असम, बंगाल और इन सब जगहों से लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
हमने देशव्यापी आंदोलन केंद्र सरकार के इस आश्वासन पर स्थगित किया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। और सीजेपी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटती है तो वो लाखों युवाओं के साथ धोखा होगा और हम फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। ये प्रदर्शनकारी और हिंसक तत्वों में फर्क करके क्यों नहीं चल रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि ये सारे के सारे लोग राजनीतिक संवाद की कला में बड़े एक्सपर्ट हैं। ये लोग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं। जब ये जेपी नड्डा से बात कर रहे थे तब बात ये हुई थी कि केवल छात्रों के खिलाफ मुकदमे हैं वो वापस होंगे। अब ये कह रहा है कि लाखों युवाओं के खिलाफ जो मुकदमे वापस होंगे। ये खुद झूठ बोल रहा है। जो सरकार के मंत्रियों से जो बात हुई थी, उसमें केवल छात्रों की बात थी और छात्रों और सरकार के सामने जो उन्होंने प्रत्यावेदन में कहा है, ये केवल छात्रों का आंदोलन है। ये केवल जेन ज़ी का आंदोलन है। ये केवल नीट एग्ज़ाम में जिन छात्रों का बहुत हानि हुई है और पेपर लीक होने से और फिर एग्ज़ाम कैंसल किया गया, एग्ज़ाम दोबारा किया गया और पहला पेपर जो टेस्ट कैंसल हुआ, उससे जिन युवाओं ने आत्महत्या की है, उनको इसी आधार पे उनको कम्पेन्सेशन दिया गया है, 1 करोड़ रुपया मतलब ये माँग की गई है, अभी दिया नहीं गया है। तो ये जब सारा का सारा आंदोलन छात्रों के अराउंड था, छात्रों पे आधारित था, छात्रों के हित, छात्रों की माँग और छात्रों के भविष्य पे आधारित था, तो ये लाखों युवा कहाँ से आ गए? ये जो बलात्कार के आरोपी हैं, इ क्या क्या ये भी जेन ज़ी में आते हैं क्या? जेन ज़ी तो वो हैं जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो अभी पढ़ लिख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं या बैठने की तैयारी कर रहे हैं या उनको कोई हानि हुई है, उनका कोई पेपर लीक हुआ है, उनका पैसा अगर 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 व्यय हुआ है, तो उनकी बात हो रही है। शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, शिक्षा व्यवस्था में रिफ़ॉर्म की बात हो रही है। यहाँ पे बलात्कारी अपराधी कहाँ से आ गए? और जब इनसे और इनको ये भी बताना चाहिए कि जब आपके नेतृत्व में, आपके संगठन में ये क्षमता नहीं है कि कोई भी ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के आपके प्लेटफ़ॉर्म का दुरुपयोग कर लेता है और अपनी जो आपराधिक जो उसकी योजनाएँ हैं, वो उनको वहाँ पे चलाता है और आप उसको रोक नहीं पाते। जब आपके नेतृत्व में इतनी क्षमता नहीं है, तो आपको दोबारा आंदोलन करने की अनुमति क्यों दी जाए? क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए? आपने जेन ज़ी के आंदोलन के नाम पर दिल्ली और आस-पास हरियाणा के और एनसीआर के क्षेत्र के अपराधियों का मेला आपने इकट्ठा किया। वहाँ तो बहुत सारे हरियाणा के मेवात क्षेत्र के लोग भी आए थे। एक तो खुल के बोल रहा था कि मैं तो 8वाँ पास हूँ। अब एक 8वाँ पास आदमी जो 35 साल की उम्र का है, वो जंतर-मंतर पे क्या कर रहा था? किस लिए आया था वो? यानी वो केवल इसलिए आया था कि उसको उम्मीद थी कि यहाँ पे हिंसा हो सकती है, हिंसा की जा सकती है, लूट-पाट की जा सकती है और नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ पे कुछ जो है उसके लिए मटेरियल अ, उ उ उ त तैयार किया जा सकता है। तो इस आंदोलन का जो क्रिमिनल इंटेंट है वो तो सामने आ ही चुका है। अब पुलिस को जो है अब ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा सामने रखना है कि भाई ये क्या था? ये आंदोलन क्या था? इसके आयोजक कौन थे? पैसा कहाँ से आ रहा था? इसका एजेंडा क्या था? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? इसने क्या अचीव किया? और ओवरऑल जो है भारत राष्ट्र की जो कुल छवि है, उसको कितनी हानि पहुँची? अभी तो लोगों को बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे, देखिए आप अभी। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और इनके सहयोगी दल, उन्होंने लोकसभा को आज भी नहीं चलने दिया। राहुल गांधी ने हुँ, हुँ। 2 सवाल पूछे हैं, ज़रा एक नज़र पहले उन पर डाल लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बतौर गृह मंत्री आपने यानी अमित शाह ने छात्रों पर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया था? अगर नहीं तो फिर किसने दिया? सादे कपड़े में आए लोग जो छात्रों को पीट रहे थे, पुलिस वाले थे या वॉलंटियर, उन्हें किसने तैनात किया था? और जो सदन में हंगामा हुआ है,
सुबह 11 बजे, तो इन्होंने छात्रों के साथ मारपीट का मुद्दा उठाया। 4 बार आज सदन स्थगित किया गया। एक बिल पेश होने के अलावा लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हो पाई। दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाए गए, केसी वेणुगोपाल और हिबी ईडन की तरफ से। रेणुका चौधरी ने भी चर्चा के लिए इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है और सदन के बाहर लगातार इनके प्रदर्शन और नारेबाजी चल रही है। क्या जो कानून व्यवस्था होती है, इस तरह के हिंसक प्रदर्शन होते हैं, पुलिस पर अटैक होते हैं, बैरिकेड तोड़े जाते हैं, धारा 163 लगने के बावजूद संसद की तरफ वो बलात् बढ़ते हैं, तो ऐसे में क्या देश का गृह मंत्री आदेश देगा पुलिस फोर्स को या वहां खड़ा हुआ मजिस्ट्रेट? जी भट्ट साहब, इतनी बेसिक सी समझ नहीं है क्या नेता प्रतिपक्ष को? नहीं, समझ उनको पूरी है। वो केवल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके मीठा मीठा जहर वो झूठ बोल रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, और लेकिन वो यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, और बीच में है वो। और ये सही है कि जो जो दिल्ली पुलिस है, उसके ऊपर सीधा प्रशासकीय नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। लेकिन जहां-जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, वहां पुलिस के पास मैजिस्ट्रियल पावर होते हैं। वहां पुलिस को मैजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं होती है कि कहाँ पे वो लाठीचार्ज करना है, कहाँ पे टियर गैस सेल छोड़ना है। तो ये पावर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को है, और या जो उसके अधीन जो आपका डिप्टी कमिश्नर है। और जो पैलेट गन की बात हो रही है, ये जो आरएएफ की जो यूनिट थी, ये कश्मीर से लौटी है। और कश्मीर में जितनी भी सीआरपीएफ है या आरएएफ है, उसकी जो यूनिट्स हैं, उनके पास पैलेट गन होती हैं। तो एक ने पैलेट गन चला दी, ये अपराध तो बताया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि आरएएफ के जवान ने पैलेट गन क्यों चलाई। यानी उसकी जान पे खतरा था, यानी उसके ऊपर कोई ऐसी बात थी। अगर पैलेट गन ना होती, अगर वो सीधे जो है राइफल से अगर फायर करता, तो शायद 2-4 लोग मर गए होते। तो ये केवल जो है लगातार झूठ बोलना कि ये गृह मंत्री ने आदेश दिया था, इट्स एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये काम गृह मंत्री का नहीं है। ये काम जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का है कि वो आदेश करे कि और उसके अलावा भारतीय दंड संहिता में, जिसका नाम अब बीएनएस हो गया है, जो मैजिस्ट्रेट या जो पुलिस ऑन द ग्राउंड है, उसको ये अधिकार है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए। और ये निर्णय लेने का अधिकार उसको होता है एज पर सिचुएशन ऑब्टेनिंग ऑन द ग्राउंड। उसको किसी भी सुपीरियर अधिकारी के निर्देश और आदेश की प्रतीक्षा नहीं होती, ना ही आवश्यकता होती है। तो पैलेट गन को ये केवल मुद्दा बना रहे हैं कि आपने कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया, और वही आपने दिल्ली में किया। तो ये भारत को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, और ये सोची समझी साजिश है, और कुछ नहीं है। ये पैलेट गन के नाम पे के ऊपर देश में एक भय का, असुरक्षा का, एक अनिश्चितता का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। और वरना और कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा है कि आरएएफ के जवान को पैलेट गन अगर उसने इस्तेमाल की भी है, तो क्यों करनी पड़ी? भाई, आफ्टर ऑल वहां पे दर्जनों पुलिस वाले जो हैं, बुरी तरह मारे गए हैं। एक एसीपी को बहुत चोट आई है। एक यंग महिला पुलिस अधिकारी को एबॉर्शन हो गया, 4 महीने का उसको गर्भ था, उसकी जान पे बन आई। ये सब छोटी घटनाएं हैं। क्या पुलिस वालों की जान नहीं होती है? क्या वो मनुष्य नहीं होते हैं? मैं मानता हूँ कि पुलिस के ऊपर सारे अत्याचार लगते हैं, दमन के, हिंसा के, और आम जनता के संग दुर्व्यवहार करने के। लेकिन ऐसी स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए था? आप याद करिए, जनवरी 2022 में किस तरीके से, या 2021 में किस तरीके से ये किसान के नाम पे खालिस्तानियों ने लाल किले पे हमला किया था, और लाल किले के ऊपर चढ़ कर के
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उतार करके खालसा का झंडा फहरा दिया था। 1000 से ज्यादा पुलिस वाले लाल किले के बाहर की खाई में गिरे थे, सबको चोट आई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये आपको याद होगा। तो ये सब जो हो चुका है, तो ये जानबूझ करके पुलिस को प्रोवोक करते हैं कि हमारे ऊपर फायरिंग करो। शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे ये वाला आंदोलन हो, हर आंदोलन में आंदोलनकारियों की कोशिश थी कि कम से कम पुलिस एक आदमी तो मार दे, ताकि हमको दुनिया में विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले और भारत को बदनाम करने का मौका मिले। पुलिस ने ये संयम, बताइए एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। भट्ट साहब, ये बताइए, नीट परीक्षाएं दोबारा हो गई, 22 लाख स्टूडेंट उसमें बैठे, 11 लाख से ज्यादा पास भी हो गए। अब वो आगे की तैयारी कर रहे हैं, जश्न भी मना चुके हैं। वो तो यहाँ थे नहीं, जंतर मंतर पर नहीं थे। जंतर मंतर पर थे अपराधी, अराजक, गालीबाज, उद्दंड और जो अर्धसैनिक बल हैं और जो दिल्ली पुलिस के जवान अधिकारी हैं, उनको निशाना बनाने वाले। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी कर दिया गया है। नंदन नीलेकणी के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी बना दी गई है, उच्चाधिकार प्राप्त। क्या अब विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दा बचा है सिवाय राजनीति करने के या सदन को बाधित करने के? देखिए किस तरह के पोस्टर लेकर के ये संसद के परिसर में आज प्रदर्शन कर रहे थे। लोकतंत्र की वोट चोरी, बीजेपी का सिंबल बना रखा है। शिक्षा, पेपर चोरी, आस्था, चंदा चोरी। ये इस तरह के पोस्टर लेकर के जब संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनकी नीयत पर शक नहीं खड़ा होगा? यही तो संकट है अपोजिशन का कि ये लगातार पिछले जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष लगातार पिट रहा है। अक्टूबर 24 में ये हारे हरियाणा का चुनाव, नवंबर 24 में हारे महाराष्ट्र का चुनाव, फरवरी 25 में हारे दिल्ली विधानसभा का चुनाव, नवंबर 25 में हारे बिहार विधानसभा का चुनाव और इस साल अप्रैल मई में हारे बंगाल का चुनाव और असम का चुनाव। और इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी पार्टनर डीएमके तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हो गई। अब इनकी चिंता है कि अगले साल जो 7 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें हमारा क्या होगा। उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें पंजाब भी है। तो अब इनके सामने संकट यही है कि लगातार बीजेपी से पिट रहे हैं और इसी बीच इंडिया अलायंस के लगभग 80 एमपी कम हो गए। 20 तृणमूल कांग्रेस जो है बंगाल में सत्ता से बाहर हो गई, उसके 28 में 20 एमपी टूट गए। उन्होंने अलग गुट बना लिया और ये शरद पवार के एनसीपी के 8 एमपी इंडिया से अलग हो गए और उद्धव ठाकरे की पार्टी के शिवसेना के 8 एमपी इनसे अलग हो गए, 20 एमपी डीएमके के इनसे अलग हो गए। तो ये तो 60 चीज तो सीधे यही हो गए। और समाजवादी पार्टी भी कगार पे खड़ी हुई है, उसके भी 37 एमपी हैं। तो जब लगातार इनको जो है ये अपना कुनबा नहीं संभाल पा रहे और लगातार विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं और वहां पर भी झूठे आरोप लगाते रहे, वोट चोरी हो रही है, ईवीएम मशीन हटाओ, और फिर ये अयोध्या के मंदिर में आ गए, मंदिर के चढ़ावे को चंदा कह करके ये मंदिर का माहौल उड़ा रहे हैं। मंदिर में चंदा नहीं आता है, मंदिर में लोग चढ़ावा देते हैं और वो बड़े आदर और बड़े सम्मान और बड़े भक्ति भाव से देते हैं। कोई वो लोग जो है ये कोई फीस नहीं चुकाते हैं। तो इनको सनातन धर्म की कोई समझ नहीं है या जानबूझ करके सनातन धर्म का अपमान करना, खिल्ली उड़ाना इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, मैं नहीं जानता। तो कुल मिलाकर के संकट तो यही है कि अगर हल्ला मचा लेंगे तो अब 2 दिन बाद क्या करेंगे, ये इनकी बहुत बड़ी चिंता है। और असली बात ये है कि क्रिश्चियन जो चर्चेज हैं, जो हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए देश में आता है, और उसको रोकने के लिए जो भारत सरकार फॉरेन कंजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए एक्ट को अमेंड करने का जो बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग है, पूरी विश्व की जज उसका विरोध कर रही है। अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ने हाथ मिला लिया है कि भारत को रोको, ये बिल पास ना होने पाए। इसीलिए जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में
ये आपके सफेद चोगे वाले जो चर्च के मुल्ला हैं, ये भी बहुत उतरे थे। भाई जेन जी का मामले में चर्च वाले क्या कर रहे हैं इसमें भाई? इनसे क्या लेना देना है? तो अपोजिशन का हेडलाइन संकट भी यही है। और और कांग्रेस तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन की पार्टी है, इसमें क्या शक है? ये तो गवर्न होती है आपके वेटिकन से, इसमें क्या शक है भाई? तो इसलिए ये ये तो सब जो हो रहा है, ये संकट है इनके सामने कि अगले हफ्ते आंदोलन कैसे सस्टेन करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इनके पास? ये सौरव दास ये तो डांस पार्टी हो रही है। करता हुआ दिखाई दे रहा है लड़कियों के साथ, सौरव दास। और हेडिंग क्या है? प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी की विक्ट्री पार्टी। सौरव दास लड़की ब्यूटीफुल गाने पर नाचे, भाजपा सांसद की आलोचना पर जवाब, ये जैन जी का स्टाइल है। तो ये जैन जी का स्टाइल है। और आगे इन्होंने कहा है कि यस, हमारी पीढ़ी जैन जी अलग सोच रखती है। हमें पुराने पैमाने से नहीं परखा जा सकता। अंकल आंटी सवाल उठाने वाले को हमारी सोच के साथ ही चलना होगा, ये कह रहे हैं सौरव दास। ये बहुत लंबे नहीं जा सकते। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करेंगे। आपको अगर ये जी। चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। और अंत में एक बार फिर निवेदन, ओमकार चौधरी शो चैनल पर कर्नल RSN सिंह का वीडियो जरूर देखिए। उन्होंने जो बातें कही हैं, ये जो जंतर मंतर पर चला है और भारत के खिलाफ लगातार जो साजिशें हो रही हैं, उन पर वो खुल करके बोले हैं और बहुत सारे खुलासे भी उन्होंने किए हैं। उसको जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।